So good morning all of you. आवाज आ रही है? Is I'm audible? Yes, sir. Good morning, sir. Good Yes, morning. you are Good audible. morning. Okay. तो आज हम लोग अपने ये कह लीजिए कि जो पियरे बॉर्डुए हैं उसके लास्ट टॉपिक पे और रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, पूरी बुक का नाम है एन इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी। अब तो हम लोग आज अपने अंतिम पड़ाव पे हैं पियरे बॉर्डुए के, और इसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है वो मोर और लेस रिपीटिशंस होंगे उन्हीं थिंकर्स के, पर उन थिंकर्स के कुछ बुक्स जो स्पेशल बुक्स हैं, जैसे पियरे बॉर्डुए की होमो अकेडमिकस एक बुक है, तो वो आप देखेंगे कि थर्ड यूनिट में है। फिर उसी तरीके से थर्ड यूनिट में एंथनी गिडेंस की एक बुक है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो इस तरीके से थर्ड यूनिट जो है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का ही एक्सटेंशन है। तो ये मान के चला जाए कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो एक तरीके से कंप्लीट, मतलब क्योंकि वो बहुत तेजी से अब नहीं भागेंगे, क्योंकि सिर्फ आपका थर्ड यूनिट में मतलब कुल मिला के 3 वो हैं। तो उसको मैं ये सोच रहा हूँ कि उस पर हम डिस्कशन थोड़ा सा रुक के करेंगे। और आज रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद थर्ड यूनिट शुरू करने की बजाय मैं ये करूँगा कि 2 दिन जो होंगे, कल तो मैं ऐसा करूँगा, या तो कल क्वेश्चन आंसर्स जो अभी तक आपको मिशेल फूको से लेके पियरे बॉर्डुए में कोई भी प्रॉब्लम होगी एज सच, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और दूसरे दिन मैं आपको पियरे बॉर्डुए से रिलेटेड जो भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, इंग्लिश में, हिंदी में, जो मैं जुटा सकता हूँ, मैं वो आपको भेज दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही आपके पास है, अगर आपके पास और अदर सोर्सेज हैं, क्योंकि इंग्लिश में कमी नहीं है, इंग्लिश में मैं भेज सकता हूँ, हिंदी में मेरे पास लिमिटेशंस हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मुझे मिल पाए मैं आपको भेज सकूँ। पर फिर भी उसके बाद आप सर्च करते रहें, और हिंदी में, इंग्लिश में तो जो मैं भेजूंगा वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाद आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में तो कोई चिंता नहीं, पर हाँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदी में सोर्सेज जो हैं वो मेरे पास जितने हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो बुक हैं चाहे पीडीएफ जो, वो सारी इंग्लिश में ही हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी से आप लोगों की वजह से खोजता हूँ, कोई बुक है ये है तो वहाँ से मैं आपको भेज देता हूँ, पर मेरे पास जो लिमिटेड सोर्स है मैं वहीं से भेज पाऊंगा। तो इसलिए बार बार मैं अपनी लिमिटेशंस आपको बता दूं, तो इसलिए आप भी उसके आगे, लेकिन जो मैं आपको भेजूंगा वो स्टैंडर्ड रहेगा, पर आपको उसके आगे भी अगर नोट्स बनाना है तो आपको थोड़ी सी और भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहले ही मैं बता दूं। तो इस तरीके से हम अपना 3 दिन लेके चलेंगे। तो आज हम रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी के बारे में चर्चा करें। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी एज सच बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आपने जब मैक्स वेबर सुना होगा, मैक्स वेबर का इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग फर्स्टेहन याद है? when he has talked about फर्स्टेहन, और जो आप हिंदी में वर्सेटेहन या वर्सेटेहन बोलते हैं, so what did he mean by this concept of फर्स्टेहन? कोई बताएगा? अनु, रूपल, मानसी, रुचि, इतने लोग हैं। कोई एक छठा भी था, वो चला गया लग रहा है। कौन था वो? अनु, मानसी, रुचि, रूपल, एक और चला गया। ठीक है, कोई नहीं। तो रुचि, आवाज आ रही है मेरी? रुचि,
पता नहीं मेरी आवाज जाती है कि नहीं जाती है, या आप लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं। मानसी ने अपने को अनम्यूट किया। मानसी तुम बता रही हो? हाँ यस सर, हेलो इसमें जो मैक्स वेब, हाँ बोलो मानसी। हेलो, इसमें मैक्स वेबर ने जो वो बताई थी वेस्टर्न हेड पद्धति, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये समझ के आधार पे होती है। जैसे कि मतलब अपन कोई प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसमें मतलब एक व्यक्ति का पहलू होता है, मतलब उस प्रॉब्लम के बारे में किसी व्यक्ति से जानते हैं। फिर सेकंड उसमें अपन मतलब समाज का पहलू भी देखते हैं। फिर उन दोनों को देख करके अपन उसके अंदर जो वास्तविकता होती है ना उसको ढूंढते हैं। ये अच्छा उसकी समझ परक अध्ययन ओके पद्धति थी। ओके ओके ठीक है मानसी, गुड। रुचि बता रही थी, रुचि आई है। हाँ रुचि बताओ। हेलो। हाँ रुचि। हाँ जी सर, आई थिंक वर्स्टेहेन मतलब ये कि जैसे कि हम जो भी चीजें परसीव करते हैं तो वो इंडिविजुअलिस्टिक लाइक पर्सपेक्टिव, और जो इंडिविजुअल के एक्शंस को भी मतलब वो मद्देनजर रखते हुए, तो इतना देखिए क्लियर नहीं है, अब बट अब आई थिंक अब तक तो क्लियर होना चाहिए था रुचि। तो याद नहीं आ रहा। हाँ, और इसमें याद आने वाली बात नहीं है। मैं आपसे नहीं, मतलब मैं सारे बच्चों से कह रहा हूँ। मैं किसी एक, मैं ये जानता हूँ कि रुचि की प्रॉब्लम नहीं है या मानसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए तो अदरवाइज नहीं लेने की जरूरत है कि मैं, सर ने मुझे कहा। मैं आपके थ्रू सारे बच्चों को ये कन्वे करना चाहता हूँ कि जब आप याद करने की कोशिश करेंगे ना, तो यू विल नेवर लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आर not to be memorized, not to be memorized। आपको इसमें रिफ्लेक्ट करना है, वही रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी। यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्सेप्ट्स। अगर आप रिफ्लेक्शन की दिमाग में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देना कॉन्सेप्ट्स पे, थ्योरी पे, तो दे विल बिकम पार्ट ऑफ योर ओन सेल्फ्स। So after that you don't have to memorize them, or if once you understand and you reflect on those concepts, it will become part of your own self। तो इस तरीके से अगर आप सोशियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करने की आदत डालें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च और समथिंग लाइक दैट आफ्टर एमए, क्योंकि आप एमए में तो सिंसियर होना शुरू करते हैं। बीए में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट सिंसियर। इन दिस एमए यू आर बिकमिंग लिटिल बिट सीरियस, थोड़ा बहुत सीरियस होते हैं, शुरू करते हैं चीज़ों को देखना। तो इसलिए ये सही टाइम है कि आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना शुरू करें, कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज को रिफ्लेक्ट करना शुरू करें। क्योंकि रिसर्च अगर किसी को करनी होगी, किसी की जो इंटरेस्टेड है, तो इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट रिफ्लेक्टिव टेंडेंसीज, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव अ गुड थीसिस इन योर हैंड। तो इसलिए रिफ्लेक्ट करना शुरू करिए। रूपल, व्हाट इज फर्स्ट हैंड? अच्छा, कोई भी, जो भी अनु, अंजलि, जिसको भी मेरी आवाज सर सुनाई। वेबर, हाँ Sir Weber describes firsthand as ability to understand a social phenomena. तो ये तो तुमने वो बता दिया डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अनु। सर किसी हाँ बोलो अनु। सर किसी भी समस्या या घटना को जब अपन देखते हैं तो उसको मतलब अपने व्यक्तिगत तौर पे मतलब उसका पता लगाना कि वो है क्या, उसकी मतलब मेन प्रॉब्लम है क्या, उसको जो जिस तरीके से समझते हैं उस समझ को ही वर्स्टेहन का नाम दिया है। अच्छा चलिए। सर जैसे कि हम किसी और की भी प्रॉब्लम या कोई भी ये कौन फिनोमेना बोल है, रहा है? रुचि। हाँ रुचि बोलो। सर रुचि, हम्म। सर मतलब कि आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से किसी चीज को समझना और ऑब्जर्व करना, किसी भी फिनोमेना को। ओके तो मतलब चलिए, मैं आप लोगों को बीए की क्लास आज ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा मैंने बीए की क्लास
वैसे मैंने बीए की क्लास इनमें आप लोगों में से किसी की ली होगी, पता नहीं ली है शायद। अनु तुम्हारी ली है मैंने बीए की क्लास? यस सर। नहीं, पर ये फर्स्ट ईयर वाला कॉन्सेप्ट तो थर्ड ईयर में है। सर थर्ड ईयर लिया है मैंने? सर नहीं। मैंने थर्ड ईयर नहीं लिया है, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर है मैक्स वेबर इज इन थर्ड ईयर, सोशियोलॉजिकल थॉट्स। चलिए कोई नहीं, पर मैं चलो अच्छा है। सब लोगों ने जो भी बताया, चाहे रुचि, रूपल, अनु, मानसी, एक अंजलि बची रह गई है। अंजलि अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं दबाव बना के नहीं पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि अरे मैं आते ही सर ने क्या क्या पूछना। मैं ये टेस्ट वेस्ट नहीं ले रहा हूँ आपका, इट्स अ पार्ट, हेल्दी वे में डिस्कशन हो रहा है। और इससे आपको सोचना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को एक बार समझना है। मैं आपको ये लगता होगा कि सर ऐसा कह रहे हैं, सर को कौन सा याद होता होगा। मैं आपको मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूँ और मैं इस साइड में बैठा हूँ और आपको मैं कुछ भी बोलूँ। मैं फर्स्ट हैंड आपको लगता है कि मैं रोज पढ़ता हूँ या रोज मैं आपको रिवाइज करके आके बताता हूँ, नहीं। मैंने जब एमए में पढ़ लिया, बस मैं आपको बताता जाता हूँ, किसी को मैं समझाता हूँ तो मैं समझाता जाता हूँ, मैं उसको बार बार फिर जाके किताब में नहीं देखता हूँ। और ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके बाद हो सकता है मुझे डेफिनेशन एज इट इज याद ना हो, ये मैं एग्री कर सकता हूँ कि मैं डेफिनेशन एज इट इज याद करने के लिए मुझे जाके पढ़ना पड़ेगा, याद करना और लिखना पड़े, हो सकता है। पर वो है क्या, उसका अंडरलाइन थीम क्या है बस फर्स्ट ईयर का, ये एक बार अगर आपको क्लियर हो जाए तो यू डोंट नीड बुक एवरी टाइम, और आपको फिर कभी बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट हैंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इंग्लिश जर्मन वर्ड फर्स्ट हैंड, और जर्मन वर्ड से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया और वो था इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश इट मीन्स। और इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हाट डज दिस मीन इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग? इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इज अ phenomena. If you want to understand some social action, you have to put yourself into the shoes of another person to have the meaning of that particular social action performed by that particular individual. So if you want to know what is the context behind that social action, you have to put into the shoes of other people who is performing that particular social action. अर्थात क्या हुआ इसका मतलब कि अगर आपको किसी व्यक्ति के द्वारा किसी घटना को समझना है कि वो ये सामाजिक क्रिया क्यों कर रहा है, सोशल एक्शन के पीछे मीनिंग क्या है, तो आपको सोशल एक्शन के मीनिंग को समझने के लिए उसकी जगह पे रख के, शूज का मतलब उसकी जगह पे रख के उस एक्शन के पीछे के मतलब को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों कर रहा है, क्या वजह है, क्या सरकमस्टांसेस रहे होंगे ऐसे एक्शंस के। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, किसी ने चोरी की, इससे एन एक्शन, इस सोशल एक्शन, क्योंकि सोशल एक्शन ये है क्योंकि आप लोग प्रभावित होते हैं इससे। इट्स नॉट अ मैकेनिकल एक्शन, इट्स अ सोशल एक्शन। तो अब मान लीजिए क्राइम है, आपने क्राइम में सजा दे दी, पर अगर एक सोशियोलॉजिस्ट है तो वो ये समझने की कोशिश करेगा कि why an individual performs a criminal act, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस क्रिमिनल की, सर्कमस्टेंशियल कंडीशंस क्या रही होंगी, वो क्लास उसका क्या है, उसका रेस क्या है, उसका जेंडर क्या है, क्यों वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों के पीछे जाना, मतलब इस सोशल एक्शन को समझने के लिए उस क्रिमिनल के जगह पे रख के सोचना, फील्ड में जाना, उस क्रिमिनल के माइंडसेट की तरह अपने को परफॉर्म करना, इंटरप्रिटेटिव। ये पहली बार जो पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी चल रही थी, विच वाज गिवन बाय डर्खाइम, इवन कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, तो जो टालकट पार्सन्स, मर्टन, तो ये जितने भी पॉजिटिविज्म की थ्योरी थी, एक तरीके से मैक्स वेबर हैज गिवन अ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म। पहली बार ह्यूमन जो है, मेल, वो सेंटर में आया सोशियोलॉजी में। पहले क्या था, हम सोशियोलॉजी में ह्यूमन की बात तो करते, पर ह्यूमन एज ए सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट नहीं था,
वो एज ए सब्जेक्ट था, मुझे किसी चीज को देखना है, मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। पर बाद में इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जेक्ट्स बिकम सब्जेक्ट, मतलब हम ही, क्योंकि मैं अभी आपको पूरा और रिफ्लेक्स जब बताऊंगा तब उस पर आऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ से इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग में ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्शंस की फीलिंग, इमोशंस, इनकी बात होनी शुरू हो गई। जो कि डरखाइम जब वो सोशल फैक्ट की बात करता है तो ही वॉज सेइंग व्हाट वाज सोशल फैक्ट, कंसीडर सोशल फैक्ट एज ए थिंग। थिंग का मतलब एक चीज होती है, एक वस्तु की तरह देखिए जिसमें कोई इमोशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं, आप उसको कंसीडर नहीं, एक पैटर्न, आपको एक पैटर्न खोजना है और पैटर्न के अंदर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दोज अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। जस्ट कोई एक्टिविटी हो रही है, उसके स्ट्रक्चर को आप मेजर करिए, क्वांटिफाई करिए एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर द पैटर्न्स। पर जब मैक्स वेबर ने इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात की तो उसके बाद अचानक सोशियोलॉजी में क्रांति आ गई। और आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी में अब जितनी भी डिबेट्स होती हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेटिव सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का एक थियरी आई मैक्स वेबर से प्रभावित होने के बाद, जिसमें इंडिविजुअल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आप सब लोग जानते होंगे, अभी मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर ह्यूमन बींग्स आर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, अंतःक्रिया, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, जिसमें जेस्चर्स, मीड की थियरी आने लगी, हर्बर्ट ब्लूमर की थियरीज आने लगी। फिर उसके बाद थोड़ा और एडवांस हुआ ये इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, और फिर हम फेनोमिनोलॉजी पे गए। फेनोमिनोलॉजी के बाद हम एथनोमेथोडोलॉजी तक आए। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रोथ है ये एंटी पॉजिटिविज्म है। एंटी पॉजिटिविज्म मीन्स जो बार बार पॉजिटिविज्म की आप थ्योरी तो जानते होंगे, व्हाट इज पॉजिटिविज्म। आज थोड़ा सा टेस्ट भी ले लूं, बहुत सारा चीज पढ़ाने से अच्छा होता है बीच में रुक के ठहर के पूछ लेना। व्हाट इज पॉजिटिविज्म, एनीवन? आज ऐसा करो कि सारे लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करो, सारे लोग वीडियो ऑन करो। सर पॉजिटिविज्म में मतलब कोई भी चीज को अगर हमें उसको ट्रू अगर वो करना है तो उसको मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट से हमको वो देखना होगा कि क्या उसका कॉज है, क्या इफेक्ट है। तो साइंटिफिक तरीका अपनाना और किसी भी चीज को, तो बेसिकली यही है सर कि कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए, तभी आप उस चीज को वैलिडेट कर सकते हैं। वेरी गुड। मतलब पॉजिटिविज्म में जो रुचि ने बताया मोर और लेस यही कि यू कैन, कॉज एंड इफेक्ट मीन्स यू कैन क्वांटिफाई द सोशल इवेंट्स। आप उसको कॉज एंड इफेक्ट 2 into 2 की तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई घटना ऐसी घट रही है, जैसे 2 into 2 क्या होता है, 4, हमेशा 4 आएगा। तो जो पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी है वो ये मानती है कि जो नेचुरल साइंसेज मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी मेथोडोलॉजी को एज इट इज आप ला सकते हैं सोशल साइंसेज में। और after putting those methodologies you can predict social events also, like you are predicting natural social sciences। तो ये सेम मेथोडोलॉजी नेचुरल सोशल साइंसेज की यूज करना और टू प्रेडिक्ट द सोशल इवेंट्स लाइक नेचुरल साइंसेज, तो ये सेम मेथोडोलॉजी जो पॉजिटिविज्म की मेथोडोलॉजी होती है, ये इसी को डिबेट करते करते मैंने बताया कि मैक्स वेबर से स्टार्ट होता है। मैक्स वेबर भी पॉजिटिविज्म की बात कर रहा था कई बार, पर लेकिन वो फर्स्टेहन का जब कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जब उसने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किया तो उसने डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म दो के कोरिलेशन को देखने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में जब उसने इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग जैसा एक कॉन्सेप्ट दिया तो धीरे धीरे रिवोल्यूशन शुरू हुआ। और जो मैंने कहा कि अब वो धीरे धीरे एथनोमेथोडोलॉजी तक, बाद में तो अब तो बहुत आगे तक आ गए, जिसपे जो मैंने आपको मिशेल फूको बताया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पियरे बोर्दुआ बताया, ही वाज मेनली यू कैन से द थ्योरी ऑफ एजेंट एंड एजेंसी एंड स्ट्रक्चर के जो थियरिस्ट हैं जैसे एंथनी गिडेंस। तो अब पोस्ट मॉडर्निज्म तक की बातें होने लगी हैं, पर अभी मैं एथनोमेथोडोलॉजी तक आ रहा हूँ जहाँ पे अभी ह्यूमन एज ए सेंटर की बात कर रहे हैं। तो ये दो पोल से, पॉजिटिविज्म में रोल था स्ट्रक्चर का, सिर्फ स्ट्रक्चर, नो इंडिविजुअल, नो ह्यूमन बीइंग।
क्योंकि उनका ये मानना था कि स्ट्रक्चर हमेशा से रहते हैं, रूल्स हमेशा से रहते हैं, नेटवर्क हमेशा रहता है, व्यक्ति जन्म लेता है और वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, दे डोंट हैव देयर सेइंग। धीरे धीरे मैक्स वेबर से इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई और वो एथनोमेथोडोलॉजी तक आती है, और एथनोमेथोडोलॉजी तक स्ट्रक्चर एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडिविजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर किसी का ये मानना है कि जब इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो स्ट्रक्चर का जन्म होता है। तो द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज डन बाय द इंडिविजुअल्स, ये बात के थियरिस्ट का डिबेट था। अब जो मैंने पियरे बोर्डुआ जैसे बताया और एंथनी गिडेंस, they are talking about the agency and structure. Agency and structure मतलब they want to bridge the gap between the structure and individuals. वो कहते नहीं, इन दोनों के बीच में मतलब स्ट्रक्चर का भी प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअल पे और इंडिविजुअल भी इम्पैक्ट करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो दोनों का इम्पैक्ट है एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो ये अब जो स्टेज चल रही है वो बात करना चाहता है इन दोनों के बीच के जुड़ाव की, ब्रिज, दे वांट टू ब्रिज दिस गैप। तो ये पूरा जो रिफ्लेक्शन, तो ये जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन की बात, फिर ये धीरे धीरे आपने देखा होगा पीटर बर्जर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एक बुक लिखते हैं, और उन्होंने भी एक बुक लिखी एन इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, और ये उसमें भी थोड़ा रिफ्लेक्सिव की बात है। तो इसमें क्या है जो मैंने आपको बात दिया, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति, कोई रियलिटी कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है, जो भी व्यक्ति अपने हिसाब से अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है वो रियलिटी को सोशल मतलब सोशली जो कंस्ट्रक्टेड चीज़ है वो व्यक्तियों द्वारा ही उसको मायने दिए जाते हैं, मीनिंग दिए जाते हैं, वो एज इट इज़ कहीं नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, मतलब कई बार मैं एग्जाम्पल्स सडनली मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको सोशलॉजिकली जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत उसमें लूप होल्स हों, लेकिन आपको समझाने के लिए वो ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं सती सिस्टम की बात करूं, तो एक समय सती सिस्टम मतलब एक ऐसा पहलू था जिसपे आप ये सोचिए कि व्यक्ति जैसे ही पुरुष युद्ध में मारा जाता था तो स्त्री उसके बाद जौहर कर लेती थी या चिता में कूद जाती थी, और उसके साथ एक रियलिटी सोशल कंस्ट्रक्शन उस समय की सोसाइटी ने जोड़ रखा था। उस महिला को महिमा मंडित करने का, उसकी वीर गाथा जोड़ी जाती थी, एक मिथ क्रिएट किया जाता था वीरांगना का और बहुत सारी चीज़ों का, और जब उसको ले जाया जाता था तो ऐसे ले जाया जाता था जैसे वो खुद स्वेच्छा से जा रही है। हो सकता है कि कुछ लोग स्वेच्छा से भी जाते रहे हों, पर बहुत सारे लोग स्वेच्छा से नहीं जाते थे। एक कहानियाँ आती हैं कि उनको उस समय मतलब कुछ ऐसी दवाएं दी जाती थी जिससे वो बेहोश हो जाती थी, या कई बार रोते रोते भी वो अनकॉन्शियस स्थिति में चली जाया करती थी और फिर उनको पूरी पब्लिक ले जाया करती, जिससे मान सम्मान मर्यादा बची रही। आप सोच सकते हैं कि एक जीवित व्यक्ति को, पर वो जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की जो मैं बात करूँ कि कैसे समाज मायने देता है किसी चीज को, तो एक समय उसमें वीरांगना, जौहर, योद्धा और ऐसी बातें मान सम्मान प्रतिष्ठा की जोड़ी गई। पर अब आप देखिए जब एबॉलिशन हो गया तो अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहेगा कि नहीं सती प्रथा, हो सकता है एक दो लोग हों, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, पर मेजॉरिटी सभ्य समाज में इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये देखिए कि सोशल स्ट्रक्चर बदलते भी हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बदलती भी है, व्यक्ति अपने मायनों को चेंज भी करता है। तो एक समय क्या था पॉजिटिविज्म में कि सोशल स्ट्रक्चर कोई नहीं बदल सकता, पर आप देखिए कि इंडिविजुअल्स कैसे सोशल स्ट्रक्चर को, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो जो चीज़ आउटडेटेड हो जाती है, जो स्ट्रक्चर समाज के साथ नहीं चल पाता है, उसको इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब एक व्यक्ति से नहीं है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वो उसको छोड़ देते हैं, आउटडेटेड कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो रियलिटीज बदलती हैं। तो ये रियलिटीज बदलती कहाँ है? रिफ्लेक्शन के थ्रू। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं क्या ये चीजें हमारे लिए अब जरूरी हैं या नहीं है, सोचना, रिफ्लेक्शन करना, वेदर इट इज एसेंशियल और नॉट एसेंशियल। ये अंजलि सेठी के इसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है, वो बार बार ग्रुप कहाँ मतलब एडमिट मुझे बार बार करना पड़ा है, ठीक है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्ट करना, ये रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसी से रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी का जन्म होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ही रिफ्लेक्शन करने की क्षमता होती है। और जो मैंने यही सती प्रथा से इसलिए ऐसे एग्जांपल लिया कि व्हेन एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दे रिफ्लेक्ट whether this particular custom culture is essential in the present time, present scenario or not. So if it is good, then it will continue. If it is not going to, the society will automatically discard it. They will modify it or they will totally discard it. तो ये हमेशा होता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद तो पॉजिटिविज्म आपको समझ में आ गया। मैंने तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी को समझने के लिए अब मैं सीधे आता हूँ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पियरे बोर्दुआ की रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी पे। तो पियरे बोर्दुआ की जो रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी है वो क्या है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे गारफिंकल क्या कहता है, गारफिंकल के एग्जांपल को पियरे बोर्दुआ ने लिया है। गारफिंकल कहता है कि जैसे आप अपने को, इंडिविजुअल्स को या सोशियोलॉजिस्ट को अपने को एज ए गोल्ड फिश समझना चाहिए इन द एक्वेरियम ऑफ ऑल अदर गोल्ड फिश। मतलब एक एक्वेरियम है जिसमें सारी गोल्ड फिश हैं, और इमेजिन करिए आप, और उसमें भी आप भी एक सोशियोलॉजिस्ट भी एक गोल्ड फिश की तरह है। तो आपको क्या करना है, समाज को समझने के लिए आपको कहीं ऐसे नहीं जाना है कि कोई एक प्रॉब्लम वहां पर मौजूद है, उस प्रॉब्लम को आप स्टडी करने जाइए और फिर उसके बारे में कोई प्रेडिक्शंस करिए। गारफिंकल कहता है कि आप खुद जो सोशियोलॉजिस्ट है, क्योंकि वो, अगर आप एक्वेरियम देखिए तो एक्वेरियम इज अ सोशल सिस्टम, इन्वायरमेंट सेम इन्वायरमेंट, चाहे हर मछली पे लगभग सेम प्रभाव पड़ रहा है उस पूरे पानी का, उस एक्वेरियम का, ऑक्सीजन जो उसके अंदर है, चाहे जैसी भी हो, हर मछली पे मोर और लेस नॉट सेम, सिमिलर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए वो कहता है कि अगर आपको व्यक्ति के उसको मतलब समझना है, प्रॉब्लम्स को समझना है, तो आप खुद अपने ऊपर रिफ्लेक्ट भी करना शुरू करिए। क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक व्यक्ति की, तो आप रिफ्लेक्ट, मतलब आपको जो अपने व्यूज हैं उसके बारे में स्केप्टिकल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने व्यूज किसी चीज के बारे में आते, जैसे मान लीजिए आपने कोई पेपर पढ़ा, मान लीजिए हाथरस कांड हुआ, हाथरस कांड आपने पढ़ा, तो ऐसा कौन है जो हाथरस कांड पढ़ने के बाद ऐसे पढ़ा और छोड़ देगा? एज ए ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दे आर रिफ्लेक्टिंग। कोई कहेगा यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हो रहा है, या कोई ऐसा होगा नहीं सही हुआ, जो मेल शॉविनिस्ट होंगे सही हुआ, या जो कोई कास्टिस्ट होगा हाँ ऐसे ही औकात बतानी चाहिए। तो आप जब अपने बारे में भी सोचेंगे तो आपको लोगों के नजरिए के बारे में भी पता चलना शुरू होगा, पर ये बहुत कठिन काम होता है रिफ्लेक्शन। तो पियरे बोर्दुआ कहता है कि अगर आपको सोसाइटी के परसेप्शंस को समझना है तो आप अपने परसेप्शन को भी क्रिटिकली क्वेश्चन करिए। अगर आप अपने परसेप्शंस को क्रिटिकली क्वेश्चंस करते हैं तो यू कम टू नो दैट व्हाट आर योर प्रीकंसीव्ड नोशंस। तो सिमिलरली आपके जैसे ही कई लोग होंगे जो वो प्रीकंसीव्ड नोशंस के साथ सोसाइटी में मौजूद हैं। आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी कमी, अपनी प्रीकंसीव्ड नोशंस के बारे में पता चल रहा है, और आप वहां से एनालाइज कर सकते हैं उस प्रीकंसीव्ड नोशंस को। अगर आप हटा सकें, उसके बाद आप अपनी सोसाइटी को देखें तो आप सोशियोलॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं, और आप उस प्रीकंसीव्ड नोशन के बारे में सोसाइटी की स्टडी भी कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता होगा, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो कहता है कि अगर आप इस तरह क्रिटिकली होके अगर आपने खुद को अपने प्रीकंसीव नोशंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, यू विल गेट आंसर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि कोई घटना आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, आप उसके बारे में कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जो आपके प्रीकंसीव नोशंस हैं वो सोसाइटी के नोशंस कैसे। जैसे यहाँ पे C.W. मिल का एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। आप देखें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम है, पर एक अंडरलाइंग थीम है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। वो भी यही कहता है। वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को कैसे जोड़ता है? बायोलॉजी, ऑटोबायोग्राफी प्लस हिस्ट्री।
ऑटोबायोग्राफी प्लस हिस्ट्री, तो वो इसको सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कहता है। मतलब ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, खुद बायोलॉजिकल जो व्यक्ति है अपने बारे में जो पर्सनल प्रॉब्लम्स, और हिस्ट्री जो कॉन्टेक्स्ट। अब मैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन अगर आपको बताऊंगा तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस आप ये समझिए कि वो यहाँ ये भी बात कह रहा है कि जो एक पर्सन इंडिविजुअल है, वो सब लोग आपको सोशल प्रॉब्लम को समझने के लिए, सोशल रिसर्च करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है। आप खुद क्वेश्चंस करिए, अपने प्री कंसीव नोशंस को करिए, यू विल गेट द प्रॉब्लम। एंड आई डोंट नो वेदर यू विल गेट द सोल्यूशन और नॉट, पर आपका अगर प्रॉब्लम सही है, आपने प्रॉब्लम को विदाउट प्री कंसीव नोशंस के लगाया है, तो आप कई सारे सोल्यूशन पा सकते हैं। और अगर आप उस हाइपोथेसिस के साथ फील्ड में जाएंगे और रिसर्च करेंगे, देन बहुत चांसेस है कि आपके रिजल्ट जो डेटा है वो बहुत सही आएगा और आप सोसाइटी की प्रॉब्लम को सही तरीके से देख पाएंगे। तो एक तरीके से ये थ्योरी भी है और रिसर्च भी है, मतलब थ्योरी भी है और मेथड भी है जो वो बताना चाहता था। मैं इसलिए थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ये मीटिंग बार बार मुझे जब ये शो करना शुरू कर देता है ना कि अपग्रेड, तो मेरा दिमाग इस पे जाने लगता है कि बीच में ही न कट जाए, मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वाइंड अप करना होगा तो थोड़ा बहुत कल भी डिस्कस करेंगे। तो मेन पूरा रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी का जो सार है वो यही है कि यू हैव टू पुट इनटू द शूज ऑफ अनदर, मैक्स वेबर की ही टर्म्स में थोड़ा सा और इसको जार्गन्स यूज करते हुए और डिफाइन किया है पियरे बोर्दुआ ने, जिसमें हैबिटस, फील्ड, डिस्पोजिशन, रूल्स, स्ट्रेटजीज, ये सारे वर्ड्स यूज करके उसने डिफाइन किया है सॉरी रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी को। पर थीम सेम है कि यू डोंट हैव टू सर्च फ्रॉम द प्रॉब्लम फॉर आउटसाइड। If you want to analyze something, reflect it. Reflect your own thinking, your own perspective, self perspective, and you will be able to get the answers of most of the problems or solution. तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी में। तो मुझे लग रहा है ये इस पे यहाँ तक कोई चीज आपको ऐसा है जो समझ में नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है? हेलो हेलो हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, बीच में थोड़ी सी अच्छा, चली गई थी हाँ, अभी। वो फोन आ गया था इसलिए चली गई थी। तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी का एक मूवमेंट चला। पर जो पियरे बोर्दो ने जिस तरीके से रिफ्लेक्सिव, वो इंट्रोडक्शन उसने बहुत अच्छा दिया, पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं मिले। प्रॉब्लम रही रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी को उतने मतलब जैसे फॉलोअर्स मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले। तो अभी रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, अब क्योंकि क्रिटिकल सोशियोलॉजी और बहुत सारी बातें हैं, पर रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी के मतलब उतने ज़्यादा जिसको फॉलोअर्स या मानने वाले हैं वो नहीं है। पर अगर उसको आप दोबारा कोई फॉलोअर मिलता है, उसको अलग तरीके से देखता है, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। फॉलोअर का मतलब होता है कि आप जैसे मार्क्सिज्म को मिले, आपने एक पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया, तो उसी तरीके से कितने फॉलोअर्स हैं पर उतने शिद्दत से फॉलो करने वाले नहीं हैं। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी को सबने एक वन ऑफ द मेथड अपना लिया है, नॉट एज अ सोल मेथड अपनाया हुआ है। वन ऑफ द मेथड अपना के आप अपनी रिसर्च करते हैं। एवरीबडी रिफ्लेक्ट्स, क्रिटिसाइज, तो उसके बाद करते, पर वो एक ऐसे सोल मेथड में पनप नहीं पाया जिस तरीके से और अदर मेथड्स पनपे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ऐसा करूंगा कि कल मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की क्लास लूंगा। मतलब आपको मिशेल फूको और पियरे बोर्दुआ में जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, सच प्रॉब्लम्स फिर से समझा दीजिए वाला क्वेश्चन नहीं, प्रॉब्लम अगर कोई होगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम होगी
तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं वो कोई क्वेश्चन नहीं लूँगा कि सर ये फिर से आप बता दीजिए, तो फिर से वाला चांस कम रहेगा। अगर मुझे लगा कि हाँ जेन्युइनली कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आया था उसको नहीं समझ में आया, तब ठीक है। पर कोई जो नहीं कभी नहीं आया और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर मैं उसको पहले ही बता दे रहा हूँ कि डिक्लाइन कर दूंगा, कि नहीं लूंगा। लेकिन हाँ जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो मैं आई विल टेक, श्योरली आई विल टेक। ठीक है, तो कल हम पूरा क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे और परसों मैं मटेरियल आपको भेजूंगा। तो ये 2 क्लासेस ऐसी होंगी। इसके बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे होमो अकेडमिकस और ये चीज़ें, क्योंकि ये भी बहुत आपका, या तो मैं जल्दी से ही आपके, मुझे लगता है कि अक्टूबर तक सिलेबस ही ख़त्म कर देते हैं, या तो नवंबर आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा रखते हैं जिससे बातचीत होती रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप भी भाग जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। तो कल हम फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं, तो आप पढ़िएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम मिशेल फूको से लेके पीरे बॉर्डुआ तक ऐसा सच होगा जो मैंने पढ़ाया, तो उस पर कल डिस्कस करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ ना तो बोल दो कोई भी। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कोई बोले। नो सर, फूको से रिलेटेड है, हाँ तो फूको से रिलेटेड वो है कल तो पूछेंगे वो सर। कल पूछेंगे। मतलब अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कल मिलते हैं फिर। नो सर। ओके ओके सर, यस सर। ओके सर, थैंक